हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से बच्चों ने अपनी अटेंडेंस भी लगा दी है। जय हिंद जय सीए लिख के लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त तरीके से क्लास में आ गए हैं। और भैया फिर आपको तो पता ही है, अपना चैप्टर चल रहा है मनी मार्केट। ये आपका चैप्टर नंबर 8 है। इसकी यूनिट 1 ही चल रही है अभी भी, है ना। मनी मार्केट लेक्चर नंबर 2 है। और आपको बताना चाहूंगा, लास्ट क्लास में मैं पार्ट 1 बोल रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड की यहां पर 6 थियरीज थी। हमने कर ली ढाई मतलब 2.5 कर ली थी इंपॉर्टेंट थियरीज। तो हमने क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी करी थी, इरविंग फिशर के द्वारा दी गई थी। फिर हमने की कैम्ब्रिज अप्रोच, और फिर हमने केन्स की स्पेशल थ्योरी की थी जिसे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी बोलते हैं, की थी ना। ठीक है, केन्स वाली थ्योरी पूरी नहीं हुई थी, वो सब आज पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो बाकी बची हुई थ्योरीज आज पूरी करा दूंगा। थोड़ा स्वाद आने वाला है, छोटी क्लास होगी, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, आप सॉर्टेड रहोगे। एटलीस्ट जो पब्लिक फाइनेंस वाला चैप्टर था उससे तो बहुत ज्यादा सॉर्टेड रहोगे इस चैप्टर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और देखो, मैं क्लास शुरू करने से पहले आपसे कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। ये एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूं, इसका जवाब आप दे सकते हो। देखो जी, यहां बात हो रही है मनी डिमांड की। मनी डिमांड का मतलब उस्ताद, मनी डिमांड का मतलब हुआ कि आप कितना पैसा अपने पास कैश बैलेंस रखते हो, आपका रियल कैश बैलेंस। समझ रहे हो, रियल कैश बैलेंस क्या होता है? आपकी अर्निंग अगर 100 रुपया है, ठीक है, आप इसमें से कितना भी इन्वेस्ट करते हो या बैंक में डिपॉजिट कर देते हो, मान लो 30, अपने पास अगर आप 70 कैश रख रहे हो तो दिस इज योर मनी डिमांड, राइट। लेकिन मुद्दा यह है कि जैसे मैं आपको चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड में समझाता था, एक पॉइंट था कि डिराइव्ड डिमांड क्या होती है। यह कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे यहां पर। डिराइव्ड डिमांड, किसी मेन कॉमोडिटी की डिमांड, किसी मेन कॉमोडिटी को परचेज करने के लिए आपको जिस चीज की जरूरत पड़ती है, इस जरूरत को बोलते हैं ये डिराइव्ड डिमांड है। इसकी डिमांड इसकी वजह से डिराइव हुई है। जैसे कि मोबाइल फोन का कवर, वो क्यों खरीदा आपने? क्योंकि आपके पास मोबाइल फोन है। तो मोबाइल फोन का कवर मोबाइल फोन की डिराइव्ड डिमांड है, वो मोबाइल फोन की वजह से डिराइव हुई है। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री रॉ मटेरियल क्यों खरीदती है? खाती है क्या उसको? नहीं, वो कोई फाइनल गुड बनाने के लिए रॉ मटेरियल की डिराइव्ड डिमांड करती है। आप मनी डिमांड क्यों करते हो? पैसा खाते हो क्या? ना 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 ना, आप मनी डिमांड इसलिए करते हो क्योंकि आपको कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करना है, राइट। किसी ट्रांजैक्शन की वजह से ही आप मनी डिमांड कर रहे हो। तो जो सेकेंडरी डिमांड होती है ना, वो डिराइव्ड डिमांड होती है, जो किसी रीजन की वजह से तुम रख रहे हो किसी भी चीज को, वो डिराइव्ड डिमांड है। आपका पर्पस नहीं है कि आप मोबाइल फोन का चार्जर रखो, आप इसलिए रख रहे हो क्योंकि मोबाइल फोन चार्ज करना है ना। मेन चीज तो मोबाइल फोन है। तो मेन चीज अपनी जिंदगी में मटेरियल्स है, फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, बहुत सारी चीजें मेन चीज है। लेकिन इन सबको खरीदने के लिए मनी चाहिए होता है। तो मनी की डिमांड सेकेंडरी है। सेकेंडरी डिमांड को हम बोल सकते हैं डिराइव्ड डिमांड। तो ए विल बी द राइट आंसर इन दैट केस। ठीक है जी, अब मैं बताऊंगा नहीं किसने जल्दी आंसर दिया। सरप्राइज के तौर पे अपन बाद में सरप्राइज के तौर पर लीडर बोर्ड रखेंगे। चाहत प्रिया, रिया, विराट, प्रियंका, सक्षम। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए। देखो दोस्तों, एक तो इरविंग फिशर की अप्रोच थी, फिर एक कैम्ब्रिज अप्रोच थी। ये तुमसे पूछूंगा नहीं, ये मैं खुद बताना चाहता हूं, ठीक है। दोनों अप्रोच के अंदर एक बात कॉमन थी। देखो, आप जितनी भी थ्योरी पढ़ोगे, जितनी भी 6 की 6 अप्रोच पढ़ोगे, सभी अप्रोचेस के अंदर एक बात तो कॉमन है कि जब सामान महंगा होगा तो तुम्हें मनी डिमांड ज्यादा करनी होगी। ठीक है, यह बात कॉमन है। कॉमन यह बात भी है, जब आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आप मनी डिमांड यानी अपने पास पैसा कैश ज्यादा रखोगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, समझ रहे हो। एक बात और कॉमन है, अगर तुम्हें मार्केट से इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा होगा तो तुम पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, तो अपने पास मनी डिमांड कम रखोगे। ये कुछ बातें कॉमन है हर एक थ्योरी की, ठीक है, हर एक थ्योरी की कॉमन है। लेकिन फिशर और कैम्ब्रिज, ये दो अप्रोच आपके मॉड्यूल के अनुसार ये बोलते हैं कि ये बोलते थे मनी एक
रिसोर्स है, मींस का मतलब होता है रिसोर्स, ट्रांजैक्शन करने का, कुछ भी सामान खरीदने और बेचने के लिए मनी चाहिए होती है, एंड देयरफॉर डिमांड फॉर मनी इज ओनली ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। ये डिमांड फॉर मनी को ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बोलते थे, लेकिन केन्स कहते थे ये नहीं है भाई, मनी की डिमांड 3 रीजन की वजह से होती है, ट्रांजैक्शन तो है रीजन, 2 रीजन और है, आगे आएंगे उस पर। तो यहां पर सी विल बी द राइट आंसर। मैं आंसर को जस्टिफाई कर रहा था, आपसे पूछा नहीं। पहली बात इसका पूछ लेता हूं आपसे मैं, लो जी, कह रहा है नॉमिनल डिमांड फॉर मनी राइज, कहता है सिंपल ये समझो, मनी की डिमांड राइज क्यों होती है, बाद में बताऊंगा नॉमिनल क्या मतलब क्या होता है। मनी डिमांड राइज क्यों होती है, आप मनी को ज्यादा क्यों रखते हो? देखो जी, मनी को आप ज्यादा तब रखते हो जब आपको दिखता है कि मनी को रखने का नुकसान कम है। देखो मनी को रखने का नुकसान, यहां पर बार बार मैं वर्ड यूज करूंगा एक ऐसे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, इसका मतलब समझना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, पैसा रखने का नुकसान, पैसा रखने का नुकसान एक तरीके से इसको हिंदी में ऐसे समझ लो, यानी ये कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, आप प्यार से बोलोगे इट इज इंटरेस्ट रेट। अगर देखो दोस्तों मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, तो आप मार्केट में पैसा लगा दोगे, अपने पास कैश कम रखोगे, है ना। तो जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी ज्यादा है तो मनी डिमांड कम करोगे, लेकिन मार्केट से आपको इंटरेस्ट कम मिल रहा है, आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो आप कह रहे हो इससे बढ़िया तो भाई अपने पास ही रख लो पैसा। तो मनी डिमांड तब राइज होती है जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी कम होती है। आप भी इसका आंसर दे रहे थे, तो यहां पर हमारे पास क्या है, कहता है मनी डिमांड कब बढ़ेगी, जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग डिक्लाइन हो जाएगी, यानी जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हो जाएगा, चाहे वो इंटरेस्ट रेट बॉन्ड पे मिल रहा हो, किसी शेयर पे मिल रहा हो, कोई भी इंटरेस्ट रेट हो वो, ये आरबी आरई का मतलब इंटरेस्ट रेट ही है, इतना समझ के चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ चलेगा, वाइसा वर्सा भी पॉसिबल है, तो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देख रहे हो, मतलब यहां कॉन्सेप्ट चेतन, आकाश, रिया, चाहत और विराट कोहली सबसे पहले समझे हैं। भाई विराट कोहली यार ध्यान दे ले आईपीएल पे, कहां सीए की तैयारी में लगा हुआ है, पता है मुझे विराट। ओके रिपोर्ट। अब देखो दोस्तों, एक वर्ड आपको सिखाओ, अरे चल जा, अरे ताऊ, क्या हो गया भाई? हाँ देखो जी, एक होता है नॉमिनल मनी, एक वर्ड यूज होगा रियल मनी। रियल मनी बोल रहा हूं भाई, रियल कैश बैलेंस नहीं बोल रहा, रियल मनी बोल रहा हूं, पहले बात तो ध्यान रखो, रियल कैश बैलेंस नहीं बोल रहा। रियल कैश बैलेंस का मतलब किसी किसी इकोनॉमिस्ट ने रियल कैश बैलेंस को मनी डिमांड ही बोला है, वो नहीं बोल रहा। देखो जी भाई, तुम्हारे का तो पता नहीं, मेरे का पता है, हमारे दादा कहते थे कि पहले के जमाने में 10 रुपए में एक टॉफी का पैकेट आ जाता था, एक टॉफी का पैकेट आ जाता था, ठीक है, जिसमें 100 टॉफी होती थी, जिसमें 100 टॉफी होती थी। आज के टाइम में 10 रुपए में टॉफी का पैकेट नहीं आता, सिर्फ 10 टॉफी आती है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, जो 10 रुपए की वैल्यू पहले थी ना, आज वो 10 रुपए की वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं पहले 10 रुपए होल्ड करके रख रहा था, तो मुझे आज उसकी जगह 100 रुपए चाहिए। कितने रुपए चाहिए? 100 रुपए चाहिए, क्योंकि ये जो 100 रुपए हैं वो पुराने जमाने के 10 रुपए के बराबर हैं। देख रहे हो, मतलब पुराने जमाने के जो 10 रुपए थे उसमें जितना सामान आता था वो आज के जमाने में 100 रुपए में आएगा। तो दिस इज रियल मनी, मतलब ये वो मनी है जो इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट हो गई, समझ रहे हो, ये वो मनी है जो इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट हो गई। और जो अपने आप में एक अमाउंट ऑफ मनी है वो नॉमिनल मनी होती है, जो अपने आप में एक अमाउंट ऑफ मनी है वो नॉमिनल मनी है। हम हमेशा नॉमिनल मनी की बात करते हैं। मैं बोल रहा हूं कि 10 साल पहले तुम्हारे पास 100 रुपए थे, आज भी 100 रुपए है, नॉमिनल मनी है। मैं बोलूं ये तो नॉमिनल मनी है, लेकिन रियल मनी के हिसाब से बताओ, मैं कहूंगा 10 साल पहले जो 100 रुपए थे ना,
10 साल पहले जो 100 रुपए थे, आज के हिसाब से तुम्हारे पास वो 200 रुपए होने चाहिए। तो अगर तुम्हारे पास पहले 100 थे, आज 200 है, तो बोलूंगा रियल मनी उतनी ही है जितनी पहले थी। लेकिन अगर मैं इन्फ्लेशन को यानी महंगाई को कंसीडर ना करूं, तो मैं इस सिचुएशन को बोल सकता हूं जितने तुम्हारे पास पहले पैसे थे आज भी उतने ही है। चलो दोबारा डिसाइड करते हैं, दोबारा सोचते हैं। देखो जी, पहले बात करता हूं नॉमिनल मनी की, ठीक है। 10 साल पहले 100 रुपए थे, आज भी 100 रुपए है, तो बोलता हूं जितनी पहले नॉमिनल मनी थी उतनी आज नॉमिनल मनी है। नॉमिनल मनी का मतलब सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। आपने मैथ्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, शायद आप उससे रिलेट कर लो, लेकिन मैं उसको बीच में नहीं घुसाऊंगा, फिर मेरे पीछे पड़ जाओगे तुम कि मैथ 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 घुसाओ यहां पर, ठीक है। लेकिन ये 100 रुपए से जितना सामान खरीदा जा रहा था, आज वो 200 रुपए से खरीदा जाएगा। तो मैं बोलता हूं रियल मनी 200 रुपए है, अगर वहां से मैं चेक करके देखूं तो, ठीक है। इतना तुम्हें भसड़ में नहीं फंसना, वैसे मैं उतनी डेप्थ में लेकर जाना नहीं चाहता, एक एमसीक्यू क्रैक करवाना था बस, उसके पीछे पड़ा हूं मैं। पूछ रहा है जी रियल मनी क्या होती है, तो रियल मनी ऐसी नॉमिनल मनी है जिसमें हम प्राइस लेवल यानी इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो दिस विल बी द राइट आंसर, एक ही, ठीक है। ओके रिपोर्ट है, ठीक है दोस्तों। लास्ट क्लास में केनेजियन थ्योरी चल रही थी, केन्स भाई साहब ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम था कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। आज इसके कॉन्सेप्ट उखाड़ेंगे। ये कहता था 3 मोटिव ऐसे होते हैं जिसकी वजह से एक बंदा पैसा होल्ड करके रखता है। पहला मोटिव ट्रांजैक्शन, दूसरा मोटिव इमरजेंसी प्रिकॉशनरी, तीसरा मोटिव सट्टा खेलने के पर्पज से यानी मार्केट में इन्वेस्ट करने के पर्पज से। ट्रांजैक्शन मोटिव को बताया है कि जितनी इनकम ज्यादा होगी बंदे की, वो मनी डिमांड भी उतनी ज्यादा करेगा। प्रिकॉशनरी यानी इमरजेंसी के हिसाब से बताया है, जितनी ज्यादा इनकम है बंदा उतनी मनी डिमांड ज्यादा करेगा। दोनों के अंदर सेम बात बताई है, ठीक है। लेकिन यहां बोला है इमरजेंसी के हिसाब से वो कुछ पैसा तो रखेगा ही रखेगा। इंटरेस्ट चाहे उसको मार्केट में कितना ही मिल रहा हो, इंटरेस्ट से कोई लेन देन नहीं है इस वाली मनी का। कौन सी? इमरजेंसी की। मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, अब तोड़ के बताता हूं। 100 रुपए हैं और आपने सोचा ट्रांजेक्शन के लिए मुझे रखने हैं 50 रुपए, ठीक है जी, ओके। फिर इमरजेंसी के लिए रखने हैं 20 रुपए, ठीक है जी। मार्केट में सट्टा लगाने के लिए यानी शेयर बॉन्ड खरीदने के लिए रखने हैं 30 रुपए। ये कहता था ऐसे ऐसे पैसे रखोगे। कहता है तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो तुम इस बैलेंस को बढ़ा दोगे, इमरजेंसी वाले बैलेंस को बढ़ा दोगे, अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर वाले बैलेंस को बढ़ा दोगे, ठीक है। इनकम बढ़ेगी, तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो तुम इसको भी बढ़ा दोगे, ठीक है। लेकिन स्पेकुलेटिव सट्टा खेलने का मतलब ये इनकम बढ़ेगी तो तुम सट्टा खेलने का पैसा बढ़ाओगे, ये जरूरी नहीं है। ये जो बॉन्ड खेलने का या शेयर खरीदने का जो पैसा है, ये डिपेंड करता है प्रॉपर इंटरेस्ट रेट पे। अगर आपको मार्केट में इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तो आप इस पैसे को बढ़ाओगे, वरना नहीं बढ़ाओगे। तो हम पीछे पड़े हैं आज स्पेकुलेटिव मनी के। इस टोटल 100 की बात नहीं कर रहा, पहले बात सुनना। जितनी तुम्हारी टोटल मनी होल्डिंग होती है उसका एक छोटा सा पोर्शन आप स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए रखते हो। सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, इसकी, ठीक है। मुझे लगता है कि यह बताना बहुत जरूरी है कि सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है जी। चलो जी, अब यहां पर एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, आपसे कहना चाहूंगा कि अगर मान लो बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट है, बॉन्ड आई लिखता हूं मैं इसको, ठीक है, और बॉन्ड के अलावा मार्केट पे जो इंटरेस्ट है मैं उसको एम आई लिखता हूं, मार्केट इंटरेस्ट और बॉन्ड इंटरेस्ट। वैसे बुक में क्या लिखा हुआ है इसको? इसको लिखा हुआ है करंट इंटरेस्ट और इसको लिखा हुआ है क्रिटिकल इंटरेस्ट, ठीक है। अगर मान लो बॉन्ड पे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, मार्केट में कम इंटरेस्ट है, तो तुम स्पेकुलेटिव डिमांड ज्यादा करोगे। करोगे नहीं करोगे? ज्यादा क्या करोगे? कीन्स भाई साहब कहते हैं आपके जो 30 रुपए की बात कर रहा हूं ना, जो सट्टा खेलने के लिए स्पेशल रखे हैं, ठीक है, अगर आपको बॉन्ड पे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप सारे पैसे मार्केट में लगा दोगे, 30 के 30। 100 की बात नहीं कर रहा, 30 के 30, ठीक है। आप दो में से एक ही काम करते हो, या तो आप सारे पैसे मार्केट में लगा देते हो, और अगर आपको लगता है कि भैया इंटरेस्ट रेट बहुत कम है जो मार्केट में मिल रहा है, कौन सा इंटरेस्ट? बॉन्ड का इंटरेस्ट, चाहे कोई दूसरा इंटरेस्ट, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, मान लो इंटरेस्ट रेट बहुत कम है और बुक के हिसाब से चलूं तो मान लो कि बॉन्ड का इंटरेस्ट कम है और मार्केट का इंटरेस्ट ज्यादा है, तो आपका सट्टा खेलने का मन नहीं करेगा, आपका सट्टा खेलने का मन नहीं करेगा। आप अपने पास ही रखोगे वो पैसा 30 का 30। तुम बोलोगे नहीं भाई 30 को तो मार्केट में लगा दो। अरे वो उस पर्पज के लिए था ही नहीं पैसा,
पर्पस ही डिफरेंट था ना, वो तो उसके लिए अलग ही पैसा बचा रखा है उसने, ठीक है। तो ये 30 का 30 आप अपने पास होल्ड करके रखोगे। तो एक डायग्राम के थ्रू बहुत प्यार से समझाया हुआ है, बच्चा मुश्किलों में तो फंसेगा। कहता है ये जो एम है मान लो बॉन्ड का इंटरेस्ट है, और ये जो आरसी लिखा है मान लो क्रिटिकल रेट मार्केट का इंटरेस्ट है। कहता है बॉन्ड पे अगर आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है, बॉन्ड पे अगर आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है तो आप, ये ओरिजिन का पॉइंट हुआ है, तो आप ये मोटी लाइन देख रहे हो, पीले रंग से बनाऊंगा, तो आप सारा पैसा बॉन्ड पे लगा दोगे, आप अपने पास स्पेकुलेशन के तौर पे रखोगे नहीं पैसा। यानी जो आपके 30 रुपया है ना, ये 30 रुपया आप सारा लगा दोगे, रखोगे नहीं अपने पास। भाई इंटरेस्ट मिलेगा तो सारा लग गया। 0 रुपया रखा है अपने पास, नीचे क्या लिखा है, सिर्फ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, तो ये 0 रखोगे अपने पास, सारा लग गया मार्केट में। लेकिन ये कहता है अगर गलती से ये नीचे आ गया, बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा भी नीचे आ गया, तो आपका मन नहीं करेगा, जी कच्चा हो जाएगा, भाई क्या करेंगे बॉन्ड पे पैसा लगा के, इंटरेस्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं मिल रहा। आप सारा पैसा जितना भी था वो अपने पास रखोगे, अपने पास 30 के 30 रुपए रख लोगे। एक तरीके से 30 रुपए की बात हो रही है ना, 30 का 30 आप अपने पास रखोगे। अब तुम बोलोगे इतनी लंबी लाइन क्यों डाली है, तो मान लो यही तुम्हारे पैसे की लेंथ थी, मतलब इतनी क्वांटिटी है तुम्हारे पास, ये सारा इंटरेस्ट के हिसाब से लगाया गया पैसा है। सिर्फ इस डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लो, बनाना तो आएगा ही नहीं, ये तब समझाना ज्यादा जरूरी था। कब? जब ये पेपर थ्योरेटिकल लिखना आता था, अब एमसीक्यू वाला है ठीक है, ओके रिपोर्ट है। तो भाई केन्स ने बोला स्पेकुलेटिव मोटिव में कि पीपल डिमांड टू होल्ड मनी बैलेंस, लोग मनी बैलेंस को इसलिए होल्ड करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको एडवांटेज मिले। किस चीज का? जो फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बदलने वाले हैं, ठीक है। और विच इज द सेम एज फ्यूचर चेंज इन बॉन्ड प्राइस, यानी बॉन्ड प्राइस भी चेंज होंगे, उससे तुम्हें कैपिटल गेन भी हो सकता है। तो ये कहता है टू एक्सप्लॉइट एनी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी किसी भी बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को हथियाने के चक्कर में। एक्सप्लॉइट मतलब वैसे तो उसको तहस नहस करना होता है, मतलब उसको हथियाने के चक्कर में। केन्स ने अज्यूम किया है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मनी इज 0। ये इंपॉर्टेंट है। कहता है कि मनी के ऊपर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 0 है, यानी जो तुम अपने पास पैसा होल्ड करके रखोगे उससे कुछ उखाड़ नहीं सकते, उससे इंटरेस्ट तुम्हें 0 ही मिलना है। तो वाइल एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन बॉन्ड आर ऑफ 2 टाइप्स। कहता है बॉन्ड के ऊपर अगर तुम पैसा लगाओगे तो तुम्हें 2 तरीके के फायदे होंगे, एक तो इंटरेस्ट रेट का फायदा होगा और दूसरा तुम्हें कैपिटल गेन भी हो सकता है ना। ये पहले बताया था, गेन क्या लॉस भी हो सकता है, वैसे तो रिस्क तो है ही, ठीक है ओके। चलो जी, अब आगे कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी ट्रैप, ये समझाना है मुझे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से समझना। लिक्विडिटी का मतलब तो तुम जानते ही हो, कैश की बात हो रही है। ट्रैप का मतलब हो गया तुम फंस गए, जाल में फंस गए, जाल में पूरा देश फंस जाता है, सब लोग फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं देखो, बॉन्ड की बात हो रही है। कहता है जब स्पेकुलेटिव मोटिव की बात होती है, अगर बॉन्ड पे तुम्हें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिल रहा है, बॉन्ड पे तुम्हें बेनिफिट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो एकदम से बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी, सब लोग बॉन्ड में पैसा लगाएंगे भाई, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और तुम्हें पता है जब बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाती है ना, तो कंपनी को पता लग जाता है, जो भी कंपनी या गवर्नमेंट इसको इश्यू कर रही है, कंपनी भी बॉन्ड इश्यू कर सकती है। कंपनी को पता लग जाता है यार मेरे ऊपर लोग विश्वास ज्यादा कर रहे हैं, रिलायंस को, अडानी को पता लग जाता है मेरे ऊपर लोग विश्वास ज्यादा कर रहे हैं, तो उस बॉन्ड से मिलने वाला इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। पता है तुम्हें, काफी सारी छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, वो बोलती है तुम मुझे पैसा उधार दो, हम तुम्हें 10% का इंटरेस्ट देंगे। रिलायंस और टाटा जैसी कंपनियां कभी कभी बोलती है तुम मुझे पैसा उधार दो, हम तुम्हें 7% का इंटरेस्ट देंगे। लोग वहां इन्वेस्ट नहीं करते जो नए नए नवेले कंपनी खुली है, क्योंकि वहां रिस्क ज्यादा है, तो लोग वहां इन्वेस्ट करते हैं जहां थोड़ी स्ट्रांग बात होती है। तो जब बॉन्ड की डिमांड ही बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, तो इस पे मिलने वाला इंटरेस्ट धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। और यार ये इतना कम हो जाता है कभी कभी धीरे धीरे इतना कम हो जाएगा कि नए नवेले बंदे सोचेंगे इस मार्केट में इन्वेस्ट करना ही नहीं पैसा, इस मार्केट में इन्वेस्ट करना ही नहीं पैसा, जो मेरे पास 30 रुपया रखा है स्पेकुलेटिव डिमांड के लिए, उसको मैं अपने पास ही कैश के तौर पे रखूंगा। हाँ,
एक हद तक ही इंटरेस्ट कम होता है, इंटरेस्ट कभी जीरो नहीं हो सकता, एक हद तक ही कम होता है, ठीक है। और फिर लोग अपने पास कैश रखे रहते हैं, और कैश रखे रहते हैं तो वो कैश को रखने के ट्रैप में फंस जाते हैं। लिक्विड का मतलब कैश ही होता है। और ट्रैप क्यों बोला इस बात को, प्रॉब्लम क्यों बोला है, क्योंकि राज्य खुद के पास कैश होल्ड करके रखोगे तो वही सोचो, आज तुमने 100 रुपए खुद के पास होल्ड करके रखे हैं, 10 साल तक खुद के पास 100 रुपए होल्ड करके रखोगे तो इसकी वैल्यू तो अपने आप डाउन हो जाएगी। आज 100 रुपए की 100 टॉफी आ रही है, 10 साल बाद 100 रुपए की पता नहीं 10 टॉफी आएंगी नहीं आएंगी, 100 की तो तुम बात ही छोड़ो, लफड़ा हो जाएगा ना। तो लिक्विडिटी ट्रैप यही ट्रैप होता है। अब इसको डायग्राम के हिसाब से थोड़ा मुश्किल हो सकता है, समझा रखा है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो ये देख लो। ये इंटरेस्ट रेट है, पहले इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, फिर वो और कम हो गया, फिर वो और कम हो गया, फिर वो इतना कम हो गया कि इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। और ये मनी डिमांड का कर्व है, ठीक है। तो कहते हैं जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा था, धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा था ना, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होने से बॉन्ड की पॉपुलैरिटी कम हो रही थी। पहले तो बहुत पॉपुलर हो गया, लोग पहुंच गए बॉन्ड के पास, लेकिन फिर इंटरेस्ट रेट डाउन होने लगा, उसकी बॉन्ड की पॉपुलैरिटी कम होने लगी, तो लोग अपने पास कैश पैसा होल्ड करने लगे, और इंटरेस्ट कम हुआ और ज्यादा होल्ड करेंगे, और कम हुआ और ज्यादा होल्ड करेंगे। अब इससे कम इंटरेस्ट नहीं हो सकता भैया, तो ये कर्व आगे आगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही जाता रहेगा। इसने बनाया है नहीं पूरा, लेकिन जाता रहेगा। ये मनी डिमांड कर्व है, आप फंस जाओगे। आप जितना भी पैसा तुम्हारे पास जिंदगी में आएगा, तुम अपने पास सारा पैसा कैश होल्ड करके रखोगे। दिस इज द लिक्विडिटी ट्रैप। धीरज कह रहा है बुक में अपने मन से लिखते हैं। ओके, सॉर्टेड है। चलो जी, अब जरा बुक को भी देख लेते हैं भाई, बुक क्या कह रही है। बुक कह रही है कि व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल टू वेरी लो लेवल, जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम ज्यादा हो जाता है तो एक्सपेक्टेशन इज दैट, लोग उम्मीद करते हैं, सिंस इंटरेस्ट इज वेरी लो, बहुत कम इंटरेस्ट है, तो इट कैन नॉट गो फर्दर लोअर। अब इससे कम इंटरेस्ट रेट कभी जाएगा नहीं, एंड इन ऑल पॉसिबिलिटी इट विल मूव अपवर्ड, ठीक है। मतलब इससे कम जाएगा नहीं और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि अब अपवर्ड मूव करेगा। तो जब इंटरेस्ट रेट राइज होगा, मतलब देखो, ये पहले शुरुआत की कहानी बता रहा है। चलो पढ़ लेते हैं। व्हेन इंटरेस्ट रेट राइज द बॉन्ड प्राइस विल फॉल। ये कहता है इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। ये डिफरेंट स्टोरी बता दी यहां पर, मैं इसको आपको डिस्कस कर चुका था। इंटरेस्ट रेट राइज होता है तो बॉन्ड प्राइस फॉल होता है। ये इंटरेस्ट कौन सा है, ये बॉन्ड वाला इंटरेस्ट नहीं है, ये मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं तुम्हें लास्ट क्लास में बता चुका था, बॉन्ड मार्केट की जब थ्योरी बता रहा था ना, मैंने बताया था एक आपको मिल रहा है बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट, एक मिल रहा है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, ठीक है, तो लोग यहां पैसा लगाएंगे, इसकी बेइज्जती होगी, इसकी बेइज्जती होगी तो इसकी डिमांड गिरने लगेगी, इसकी डिमांड गिरेगी तो इसको कंपनी सस्ता कर देगी, बॉन्ड के प्राइस सस्ते हो जाएंगे। ये तो नेगेटिव रिलेशन में बता चुका था आपको क्लास के अंदर, यहां कंटेंट दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। टू होल्ड बॉन्ड एट दिस लो इंटरेस्ट रेट, इसके बाद की लाइन, मतलब बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर बॉन्ड को होल्ड करना एक रिस्क के बराबर है कि भैया तुम बहुत सस्ते में मतलब बहुत हल्के लेवल पर तुम बॉन्ड होल्ड कर रहे हो, तो यार हो सकता है कि फ्यूचर में तुम्हें कैपिटल लॉस हो जाए और बॉन्ड के प्राइस कम हो जाए, तो रिस्क है यहां पर कैपिटल लॉस होने का, ठीक है। तो लोग क्या सोचते हैं, डिजायर टू होल्ड बॉन्ड इज वेरी लो एंड अप्रोच जीरो, यानी बॉन्ड को बहुत कम होल्ड करते हैं, धीरे धीरे जीरो कर देते हैं, नहीं बॉन्ड होल्ड ही नहीं करेंगे। और डिमांड टू होल्ड मनी इन लिक्विड फॉर्म अप्रोच इंफिनिटी, मतलब अब जितना भी पैसा है हमेशा के लिए वो तुम क्या करोगे, अपने पास कैश के फॉर्म में रखोगे और फंस जाओगे। तुम बोलोगे फंस जाओगे तो यार जिंदगी में ऐसे ही फंसे रहेंगे क्या, नहीं नहीं, उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है, उसको ठीक कर देते हैं, फिर सिचुएशन को हो जाती है ठीक। चेतन, ये मार्केट का इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। जीत पूछ रहे हैं सर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब किसकी बात होती है। देखो जी, बॉन्ड जो जिसकी बात कर रहे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट को मैं स्पेशल बोलता हूं, दिस इज कॉल्ड करंट इंटरेस्ट रेट। इसके अलावा जितना भी इंटरेस्ट है इसके ऑल्टरनेटिव पे, बैंक का, दूसरे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाने का, वो सारा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी। तो बोलता है द स्पेकुलेटिव डिमांड बिकम्स परफेक्टली इलास्टिक, यानी कहता है जो स्पेकुलेटिव डिमांड है ये परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब डिमांड कर वैसा होता है ना, क्यों,
क्योंकि तुम्हें बताया है ना, बाद में देखो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा तो परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगी विद रेस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट और नहीं गिरेगा, रेस्पेक्ट उसकी कर ली है। रेस्पेक्ट करने का मतलब ये है कि अब इंटरेस्ट रेट में बदलाव हम फील नहीं कर रहे हैं, तो हम इतना ही पैसा अपने पास कैश के फॉर्म में रखते रहेंगे और आगे पैसे जाएगा तो भी रखते रहेंगे, तो ये कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा। और दिस सिचुएशन इज कॉल्ड लिक्विडिटी ट्रैप। इन सच अ सिचुएशन द मॉनेटरी अथॉरिटी इज अनेबल टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी विद मॉनेटरी पॉलिसी। इस सिचुएशन में मॉनेटरी पॉलिसी काम नहीं करती है। अच्छा, फिर कैसे इसको ठीक करते हैं ये आगे जानेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी भी मतलब काम नहीं करती है अभी थोड़ी देर के लिए, हो गया का मामला खराब, ठीक है। तो सिंस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इज 0, यानी ऐसा मान लेते हैं जो तुम पैसा अपने पास कैश रखोगे उसका नुकसान नहीं हो रहा आप कुछ, क्योंकि ना के बराबर इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। तो इवन इफ द मॉनेटरी अथॉरिटी इंक्रीज द मनी सप्लाई टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी, पीपल वुड प्रेफर टू होल्ड मनी। होल्ड का मतलब होल्ड ही होता है। कहता है अगर मान लो कोई मॉनेटरी अथॉरिटी है जैसे कि आरबीआई, वो मनी सप्लाई इंक्रीज कर देता है मार्केट में, तो मनी सप्लाई इंक्रीज कर देता है मतलब मार्केट में बहुत सारा उसने पैसा ला दिया है, बोलता है ले लो लोन ले लो लोन ले लो लोन, लोग फिर भी होल्ड करके रखेंगे, लोग उस लोन को लेकर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंटली एक्सेस फंड में नॉट बी कन्वर्टेड इनटू न्यू इन्वेस्टमेंट। कहता है जो एक्सेस फंड मार्केट में आया है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो लिक्विडिटी ट्रैप इज सिनोनिमस विद इनइफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसलिए लिक्विडिटी ट्रैप को कभी कभी बोल देते हैं कि ये इनइफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी है। मतलब लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है, किसी काम की नहीं है। पॉलिसी आएगी फिर भी इसको ठीक करने के लिए, वो पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी होगी और दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर 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 लेटर। तो इतना कॉन्सेप्ट हुआ है लिक्विडिटी ट्रैप का। यहां पर 3 अप्रोच हमारी समाप्त होती है और अब मैं तुम्हारे डाउट सॉल्व करना चाहूंगा दोस्तों। एक बार देख लेते हैं राज्य डाउट्स। 3 अप्रोच हो गई, केन्स भी हो गया। रामदेव बोल रहे हैं पीवाईक्यू करा दो। राज्य इसके तो कोई पीवाईक्यू जिंदगी में अवेलेबल ही नहीं हो सकते, पहली बार चैप्टर ऐड हुआ है, तो इसलिए बोल रहा हूं जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है वही आएंगे। आरटीपी एमटीपी अभी सॉल्व करने चाहिए, पहले कोर्स कंप्लीट कर लो उसके बाद सॉल्व करने चाहिए। और इको का कोई आरटीपी नहीं होता, सिर्फ एमटीपी होता है, ठीक है। ओके सर, अगर इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट रहे तब मनी डिमांड उतना ही रहेगा। मनी डिमांड भी जब कांस्टेंट है तो सब कुछ ही कांस्टेंट है। सर मैंने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा, नहीं दे पाओगे भाई, कोई दोबारा विंडो नहीं खुलेगी वरुण। सर सिलेबस कब तक में खत्म होगा? फिर खत्म होने के बाद रिवीजन 15 अप्रैल 20 अप्रैल के आसपास चारों सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म हो चुका होगा, ठीक है ना। और धीरे धीरे रिवीजन चाणक्य 2.0 से करते रहो। मैंने एक चैप्टर डाल दिया, दूसरा भी चैप्टर अभी 2 दिन के अंदर मिल जाएगा आपको। मतलब 31 मार्च को संडे है ना, संडे को 12 बजे थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का चैप्टर 2 डाल देंगे, ठीक है जी। आगे आ गई आपके सामने कीन्स के बाद मतलब पोस्ट केनेजियन कुछ और डेवलपमेंट हुई। और भाई साहब यहां पर 3 अप्रोच और है मनी डिमांड की। एक है इन्वेंट्री अप्रोच, दूसरी है मिल्टन फ्रेडमैन की अप्रोच, तीसरी है बूमोल की अप्रोच, बाद में बताऊंगा। ये 3 अप्रोच है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले इन्वेंट्री अप्रोच बताना चाहूंगा, लेकिन इन्वेंट्री अप्रोच बताने से पहले चलो यही डिस्कस कर लेते हैं। मैं बता देता हूं, जैसे तुम जब कोई बिजनेस करते हो तो अपने पास इन्वेंट्री रखते हो ना, स्टॉक रखते हो, स्टॉक ऑफ गुड्स। तो ये जो अप्रोच है ये मनी को एक इन्वेंट्री मान के चलती है कि मनी भी एक इन्वेंट्री की तरह है, तो इसलिए यहां पर इन्वेंट्री अप्रोच बोला है। कहता है कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए हम मनी की इन्वेंट्री अपने पास रखते हैं। ये कहानी सुनाई थी बॉमल ने 1952 में। फिर ये कहानी जो बॉमल ने सुनाई थी वो दी नहीं हुई, फिर इसमें कुछ एडिशन किया टॉबिन ने 1956 में। इसलिए इन दोनों के द्वारा दी गई अप्रोच इसको बताते हैं। सो दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच। थ्योरेटिक लिख दिया, थ्योरेटिकल लिख देता भाई, ठीक है। ठीक है, तो इन दोनों ने अप्रोच दी। ये कहते थे इन विच मनी का दूसरा नाम रियल कैश बैलेंस बोला इन्होंने। मनी और रियल कैश बैलेंस इनके लिए एक ही बात है। कहते हैं मनी को ये ऐसे देखते हैं, ऐसे व्यू करते हैं कि कोई इन्वेंट्री हो, जैसे कि ऐसी इन्वेंट्री जिसको ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्वियसली खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब देखो ये कहते हैं जो इनका इन्वेंट्री मॉडल है ना,
ये अज्यूम करता है कि आपके पास दो मीडियम है मनी को स्टोर करने के, दो मीडियम है। देखो केन से आगे चला गया, ठीक है, केन से आगे चला गया। कहता है एक तो तुम मनी को एज अ कैश होल्ड कर लो, दो मीडियम है ना, या फिर किसी इंटरेस्ट बियरिंग अल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट पे, यानी ऐसे चीज जिससे तुम्हें इंटरेस्ट मिल रहा हो, जैसे कि बॉन्ड हो गया, ठीक है, इस जगह पे या तो तुम कैश अपने पास होल्ड करके रख सकते हो पैसे को, या तुम बॉन्ड में लगा सकते हो पैसा। सारी कहानी वहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर क्या बोलता है, कहता है देखो असली बात जो केन्स नहीं डिस्कस कर पाए, ये बोलता है वो मैं डिस्कस करूंगा, ये दोनों मिलकर डिस्कस करेंगे। ये कहते थे यार तुम्हारे पास पैसा कुछ कैश पड़ा है, मान लो 50 रुपया कैश है, 50 रुपया तुम बॉन्ड पे लगा रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है कि इंटरेस्ट की वजह से इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ रहा है तो तुम इस वाले पैसे को दोबारा बॉन्ड में लगा दो। लेकिन जब तुम बॉन्ड खरीदते हो ना, तो बीच में एक बंदा आता है, ब्रोकर बोलते हैं उसको, वो कमीशन भी लेता है, तो उस खर्चे को भी सोच समझ के ध्यान देकर बॉन्ड खरीदा करो। तो कहता है कि एक फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी ब्रोकर की जो कमीशन है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो बीच में आएगी जब तुम अपना कैश बैलेंस बॉन्ड में ट्रांसफर करोगे। ये नई बात बोल रहा है और ये बात ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये क्या बोलता है, कहता है देयर इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे कि मैं अब फिक्स्ड कॉस्ट का नाम बोल दूं ब्रोकरेज, ठीक है, मेकिंग ट्रांसफर बिटवीन मनी एंड ऑल्टरनेटिव असेट, यानी कैश और बॉन्ड में अगर तुम ट्रांसफर करोगे, स्विच करोगे, अपने कैश से खरीदोगे, बीच में आपको कोई ना कोई ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। तो एज पर बॉमल पीपल होल्ड ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड्स एंड कैश बैलेंस। तो कहता है लोग दोनों चीजें होल्ड करके रखते हैं, थोड़ा बहुत कैश भी होल्ड करके रखते हैं और कुछ ना कुछ पैसा बॉन्ड में भी लगाते हैं, ठीक है। एन अमाउंट दैट मिनिमाइज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो ऐसा एक ऑप्टिमम यानी बेस्ट कॉम्बिनेशन होल्ड करके रखेंगे जिससे उनकी जो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाएगी। कैसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी बंदे को ये भी नहीं लगेगा कि मैं कैश ज्यादा होल्ड करके रख रहा हूं तो मेरे को इंटरेस्ट से दूर रखा जा रहा है, इंटरेस्ट नहीं मिल रहा मुझे, ऐसा भी नहीं लगेगा। और उसे ऐसा भी नहीं लगेगा कि मैंने बहुत ज्यादा पैसा बॉन्ड में लगा दिया है तो फिर मेरे को रिस्क है, क्योंकि रिस्क की मार्केट है बॉन्ड की, तो बॉन्ड की वैल्यू कम हो सकती है, तो मेरे पास कैश होना चाहिए था। वो ऐसा भी नहीं सोचेगा, थोड़ा यहाँ बेस्ट लेवल का कॉम्बिनेशन अपने पास रखेगा। लगता है ये इंडियंस से नहीं मिला था, हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले तो कहां, तुम भी सोचते हो यार, मैं भी रिलेट कर सकता हूं, ये अमीरों के चोचले। वैसे हमारे यहाँ क्या बॉन्ड मोड होता है, कुछ होता है बॉन्ड वगैरह होता है क्या? अपना पहले घर का पूरा हो जाए उसके बाद देखेंगे बॉन्ड है, जनरली ऐसा ही होता है। लेकिन आपको बताता हूं, ऐसा होता है जब तुम एक बेसिक अर्निंग से ज्यादा अर्न करने लग जाओ ना, तो फिर उस पैसे को तुम ऐसी जगह इस्तेमाल कर लेते हो। हाँ सूर्यपाल, बिल्कुल सही बात है, दो चीजों का मर्जर है ये, ठीक है। अगर तुम सीए बन जाओगे, थोड़ा एक्स्ट्रा अर्न करोगे, उम्मीद से ज्यादा अर्न करोगे, तो फिर तुम इधर उधर लगाने लग जाओगे पैसे को। तो इसलिए तुम्हारे कोर्स में सिखाया जा रहा है कि हाँ भाई ये होता है वो होता है, ठीक है जी। चलो जी, कुल मिला के ये जो इन्वेंट्री अप्रोच है, ये दो बातें और बोलना चाहती है। कहता है कि जो तुम अपने पास मनी होल्ड करके रखते हो, यानी इन्वेंट्री होल्ड करके रखते हो, इसका डायरेक्ट रिलेशन है दो चीजों से। एक तुम्हारी इनकम से, भाई इनकम के बारे में सब बोलते हैं, इनकम बढ़ेगी तो तुम ज्यादा पैसा होल्ड भी करके रखोगे, ठीक है। और दूसरा कॉस्ट ऑफ मेकिंग ट्रांसफर बिटवीन मनी एंड बॉन्ड, यानी जो मनी और बॉन्ड के बीच में आपको ट्रांसफर करने की जो कॉस्ट आती है, जैसे कि ब्रोकरेज देते हो आप, ब्रोकर कमीशन, ये ज्यादा होगी तो तुम बॉन्ड में स्विच करोगे ही नहीं, अपने पास ज्यादा ही पैसा रखोगे, है ना। अगर भाई ब्रोकरेज ज्यादा है तो तुम बॉन्ड में पैसा नहीं लगाओगे, कैश ज्यादा रखोगे, तो मनी होल्ड करने में और ब्रोकरेज की कमीशन में पॉजिटिव रिलेशन हो गया, नहीं हो गया? हो गया। कहता है लेकिन मनी होल्ड करना यानी इन्वेंट्री होल्ड करने का नेगेटिव रिलेशन भी है, यानी इनडायरेक्ट रिलेशन भी है दो चीजों से। एक तो मनी की खुद की कैरिंग कॉस्ट, मनी को खुद के पास कैरी करना भी एक मुसीबत की तरह है। कैसे? तुमने पैसा खुद के पास कैरी किया हुआ है, इसमें सच्चाई बात बताऊं तो लगता है कि चोरी भी हो जाएगा नहीं वो इसने लेकिन डिस्कस नहीं किया, हम रियल लाइफ इकोनॉमिक्स बता रहा हूं, लगता भी है चोरी हो जाएगा। लेकिन कहता है पैसा रखने का नुकसान ये है कि आप इंटरेस्ट नहीं कमा रहे, उसकी कैरिंग कॉस्ट हो गई ना, आप मिस कर रहे हो इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, आप वो पैसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक इंटरेस्ट की जो इनकम है वो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, सेक्रीफाइस
मॉड्यूल में इसको फोरगोन लिखा है, उसको सेक्रीफाइस कर रहे हो क्योंकि आप पैसा होल्ड करके रखे हुए हो। तो पहला तो ये है। तो ज्यादा अगर मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हुआ ना तो आप क्या करोगे, अपने पास मनी होल्ड करके नहीं रखोगे, इन्वेंट्री होल्ड करके नहीं रखोगे, आप यहीं लगा दोगे। तो इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया उल्टा। फिर बोलता है नंबर ऑफ टाइम्स बॉन्ड ट्रांजैक्शन। अगर लगता है कि तुम्हें बहुत सारे ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे, दे दनादन लगातार तुम ट्रांजैक्शन करे जा रहे हो, तो जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको मनी की डिमांड अपने पास कम रखोगे। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं ना कि आप लगातार पैसा लगाते रहते हो मार्केट में, ज्यादा ट्रांजैक्शन करते रहते हो, तो आप एक से हटकर दूसरे में लगाओगे, दूसरे से हटकर तीसरे में लगाओगे, कम मिलेगा तो ज्यादा वाले पे लगाओगे, आप मल्टीपल स्विच करते रहोगे, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते रहोगे, अपने पास तो रखोगे ही नहीं मामला। तो दिस इज द इन्वेंट्री अप्रोच। कहानी खत्म हुई भाई इसकी। अब बस एक मुसीबत से मिला दूं तुम्हें, बोमुल एक मुसीबत है भाई। इस बोमुल ने कहानी सेट करी है तुम्हारे लिए, बच्चों को फंसाने की कोशिश की है। ये बोमुल ने एक फॉर्मूला दिया है, स्क्वायर रूट फॉर्मूला या स्क्वायर रूट रूल बोलते हैं, और फॉर्मूला ये है, पता नहीं ऐसे क्यों लिखा है। ये सी को बोलता है कैश बैलेंस और कैश विड्रॉल, ठीक है, मतलब एवरेज अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल है। कहता है एवरेज अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रोकरेज कमीशन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इनकम अपॉन इंटरेस्ट रेट, और इन सब का स्क्वायर रूट। ऐसे लिखने में क्या जा रहा था इसका, इसने यार साइड में लगा दिया स्क्वायर। क्या है यार ये, मतलब समझ नहीं आया मुझे, ऐसे लिख देता भाई। मतलब तुम्हें इस फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन से कोई वास्ता नहीं लेना, सिर्फ कहीं पर ये फॉर्मूला लिखा आएगा तो आप समझ जाना ये बोमुल के बारे में बात हो रही है। और ये फॉर्मूला 4 ऑप्शन में अलग अलग तरीके से लिखा होगा, गलत सही गलत सही, तो आप सही वाला पहचान लो, बस पहचान के लिए जरूरी है, इसके बारे में इतनी बात नहीं है, ठीक है जी। बोमुल था भाई, बोमुल। चलो जी आ जाओ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलो जी, आपके पास भी टाइम दे देता हूं मैं आपको। लिखा है ये बोमुल और टॉबिन जो बंदे थे, इनकी जो अप्रोच आई थी इन्वेंट्री अप्रोच, तो ये कहते थे द ऑप्टिमल एवरेज मनी होल्डिंग। ऑप्टिमम मतलब ऑप्टिमम यानी बेस्ट, बेस्ट लेवल पे पैसा होल्ड करने का, बेस्ट लेवल पे पैसा होल्ड करने का है अगर आपको, तो कौन कौन सी बातें यहां पर आप देख पाओगे। पहला देखो जी, पैसा होल्ड करना है अब अगर आपको, तो इट इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम, यानी आपके पास इनकम बढ़ेगी तो आप ज्यादा पैसा होल्ड करोगे, ठीक है। प्राइस लेवल का भी पॉजिटिव फंक्शन है, प्राइस अगर ज्यादा होगा तो आप ज्यादा पैसा होल्ड करोगे, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन है। अगर आप एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ इनकम होल्ड करना चाहते हो एज अ कैश, तो किन किन बातों से वो अफेक्ट होगी, इनकम से, प्राइस से, अरे सारे ही बोलते हैं होती है, ठीक है। इन्होंने एक अलग बात बताई थी, पॉजिटिव फंक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब ब्रोकरेज, ब्रोकरेज की बात कर रहा है, समझ गए ना, ज्यादा ब्रोकरेज देनी पड़ेगी तो आप अपने पास ही कैश होल्ड करके रखोगे, ठीक है। और नेगेटिव फंक्शन ऑफ द मिनिमम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट है अगर वो ज्यादा हुआ तो आप अपने पास कैश होल्ड करके नहीं रखोगे, आप वहीं लगा दोगे सारा माल, इसका नेगेटिव फंक्शन हो गया। तो ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, ये वाला ऑप्शन ले जाएंगे। ओवरऑल इसकी पूरी थ्योरी डिफाइन भी हो गई है। सामिया, सूर्या, मोनिका, अंशुल, विराट। विराट अग्रेसिव मोड में बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और फिर नई वाली थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। लिखा है द इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच, यानी ये बोमुल टोबिन की जो अप्रोच है टू द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, इसके बारे में कौन सी लाइन आपको सही लग रही है। तो यहां पर भी अगेन आपके पास 60 सेकेंड्स है, चुपचाप से इसको पढ़ लो। ये कौन सा बोलता है, पहला पढ़ते हैं। ये एक्सप्लेन करता है नेगेटिव रिलेशन बिटवीन मनी डिमांड एंड इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मनी डिमांड कम हो जाएगी। जी हाँ, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड में पैसा लगाएंगे। अरे ये क्या, बहुत सारी थ्योरी ऐसे बोलती है, और कहीं ऑल ऑफ द अबव लिखा है क्या? नहीं लिखा, तो यही सही है, फिर पॉजिटिव तो होता ही नहीं, ठीक है, ठीक है। हाँ देखो यहां लिखा है पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन मनी डिमांड एंड जनरल प्राइस लेवल, प्राइस बढ़ेगा तो मनी की डिमांड भी बढ़ेगी। ये बात भी बिल्कुल परफेक्ट है, बात तो ठीक है, ठीक है या नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसने अपनी थ्योरी की एक्सप्लेनेशन में ये नहीं कही थी। हालांकि बात हमने कंक्लूजन निकाला है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है, लेकिन इसने जनरली ये नहीं कहा था, बात तो ठीक है। और ठीक है जी, फिर इसको हम ए वाले को ठीक करके चलते हैं, तो ए वाला ही यहां राइट माना जाएगा।
चलो जी, कल्पना, प्रियंका, रिया, आकाश और फिर रिया ठाकुर। अगली अप्रोच आ गई राज्य फ्रेडमैन, मिल्टन फ्रेडमैन, मिल्टन द कुकर, और ये है फ्राइडमैन, ठीक है। मिल्टन फ्रेडमैन की थ्योरी थी जो इरविंग फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी थी, ये उसको रीस्टेट करते हैं। तो इन्होंने किताब लिखी थी, किताब का एक जर्नल लिखा था रीस्टेटमेंट, यानी मिल्टन की थ्योरी और इरविंग फिशर की थ्योरी को ये दोबारा कुछ एक्सटेंड करके बताते हैं, और केन्स का भी एक कॉन्सेप्ट एक्सटेंड करके बताते हैं। कौन सा? स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी का। इनके भी अपने फॉर्मूले थे, इनके भी अपने फंडे थे, ठीक है, ठीक है। तो भैया ये कुछ अलग बात भी कहते हैं, तो वो भी दिख जाएगी यहां पर। चलो जी, मिल्टन फ्रेडमैन 1956 में इन्होंने केन्स का स्पेकुलेटिव मनी डिमांड को एक्सटेंड किया था, मतलब इसके आगे इन्होंने लिखा था विद इन एसेट प्राइस थ्योरी। इसने अपनी एसेट प्राइस थ्योरी दी है, इसको एसेट प्राइस थ्योरी भी आप मान सकते हो। कहता है मनी की डिमांड दो रीजन की वजह से अफेक्ट होती है, इसके स्पेशल दो रीजन है। स्पेशल किसी के रीजन नहीं है, इनकी लैंग्वेज स्पेशल है, ठीक है, तो इनकी लैंग्वेज स्पेशल है एक्चुअली। पहला कहता है कि मनी अफेक्ट होगी परमानेंट इनकम से। अब ये परमानेंट इनकम का मतलब क्या है? ये कहता है परमानेंट इनकम का मतलब ये है कि आने वाले सालों में भी तुम्हारी इनकम कितनी होगी उसको तुम प्रेजेंट में डिसाइड कर लेते हो। वो एन्युटी निकालते हो ना प्रेजेंट वैल्यू मैथ्स में, उस हिसाब से। तो प्रेजेंट में आप अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इनकम डिसाइड कर लेते हो, उसके हिसाब से आप पैसा होल्ड करके रखते हो। यानी अगर आपको उम्मीद है कि आप हर महीने 1 लाख रुपए कमाओगे, तो आपको पता लग गया आप 1 साल के 12 लाख रुपए कमा लोगे। आज ही आपने सोच लिया कि मैं इस साल 12 लाख कमाऊंगा, तो 2 लाख रुपए की एफडी करा देता हूं, तो आपके पास शुरू में जो भी पैसा आया तो आपने 2 लाख की एफडी करा दी। ऐसा भी हो सकता है, मतलब आप ओवरऑल सारी पूरा पैकेज को ध्यान रखते हो, अपने सैलरी पैकेज को, उसके हिसाब से डिसीजन लेते हो, ठीक है जी। फिर रिलेटिव रिटर्न ऑन एसेट, एसेट का मतलब ये बोलता है बॉन्ड के टाइप की जो भी चीजें हैं मार्केट में, आप इंस्ट्रूमेंट पे पैसा लगा रहे हो, उससे कितना रिटर्न मिल रहा है आपको, इस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन इसके अंदर रिस्क भी होता है, तो दो चीजों पे मनी की डिमांड डिपेंड करती है। एक आपका ओवरऑल पैकेज कितना है, मतलब पूरे साल की सैलरी मान के चल लो, परमानेंट इनकम बोल दो, और एक बॉन्ड पे आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है जिसके अंदर रिस्क भी इन्वॉल्व है। ये बोल दिया, दो पे डिपेंड करती है। फिर इस भाई साहब ने 4 नए आइटम बताए हैं, कहता है मनी की डिमांड के 4 डिटर्मिनेंट है मनी की डिमांड के। पहला है आपकी टोटल प्रॉपर्टी, टोटल वेल्थ कैसे डिसाइड होती है? वही परमानेंट इनकम का इस्तेमाल करके। कहता है टोटल वेल्थ होती है परमानेंट इनकम अपॉन डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट का मतलब ये मत समझना कि तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है कोई सामान खरीदने जा रहे हो। ये डिस्काउंट रेट का मतलब बोलता है कि डिस्काउंट रेट एक एवरेज रिटर्न है 5 एसेट का। आप आइडिया लगाते हो कौन कौन से 5 एसेट? एक तो खुद पैसा, दूसरा बॉन्ड, फिर शेयर यानी इक्विटी, फिर फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। ये पता नहीं अपने हिसाब से मेजर करता था, वो मेजर करना तुम्हारे अंदर नहीं है, लेकिन आप ये जान के चलना कि डिस्काउंट रेट का मतलब इन 5 चीजों के बीच में। अरे आप निकालते थे ना मैथ्स के अंदर, ठीक है, उस चलो नहीं भी निकालते हो समझ जाओगे कि टोटल वेल्थ का फॉर्मूला पूछ सकता है, ठीक है। आगे, मनी डिमांड इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू प्राइस लेवल। ये क्या बोलता है? हर कोई बंदा बोलता है प्राइस बढ़ेगा तो ज्यादा पैसा तुम्हें रखना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों सुनो मेरी बात, प्राइस बढ़ेगा तो तुम ज्यादा मनी होल्ड करोगे, लेकिन ये प्राइस लगातार बढ़ता रहा ना, तो प्राइस बढ़ना इन्फ्लेशन नहीं होता। प्राइस जब लगातार बढ़ता रहे प्राइस लेवल, तो वो इन्फ्लेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ते हुए प्राइस ने इन्फ्लेशन का रूप ले लिया, तो आप ना जो कैश होल्ड करोगे उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। आज 100 रुपए के 10 बिस्किट के पैकेट आ रहे हैं, और इन्फ्लेशन बढ़ती रही तो 100 रुपए के 5 बिस्किट के पैकेट आएंगे, तो आपको लगेगा कि मेरी मनी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसलिए आप फिर मनी डिमांड कम करोगे। तो कहता है कि जब इन्फ्लेशन हो जाएगी ना, तो मनी डिमांड का इससे नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर कोई पॉजिटिव इन्फ्लेशन रेट हुआ, यानी महंगाई बढ़ती गई, तो जो तुम्हारी मनी की रियल वैल्यू है ना, वो कम हो जाएगी बाबा, वो रिड्यूस हो जाएगी। 100 रुपए के 10 बिस्किट के पैकेट नहीं आएंगे, अब 5 आएंगे, तो देयर बाय इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग। तो मनी होल्ड करके रखोगे तो उसके नुकसान बहुत सारे हैं। पैसे में इन्फ्लेशन के केस में आप मनी होल्ड करके नहीं रखते, लेकिन छोटा मोटा जब प्राइस बढ़ता है सिंपल 1-2 चीजों का, तो आप ज्यादा मनी होल्ड करके रखते हो। मतलब 1-2 चीजों का किसका? जो आप खरीदते हो उससे रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है जी। मनी डिमांड राइजेस इफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होल्डिंग, यानी
इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन, यानी अगर मान लो बॉन्ड पे मिलने वाला इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हो गया, बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हो गया, तो आप बोलोगे बॉन्ड में पैसा लगाना बेकार है भाई, मनी डिमांड राइज कर लेते हैं। यही घिसी पिटी बातें, 3-4 बातें सब बोलते हैं, बस फ्रेडमैन ने इन्फ्लेशन वाली बात नहीं बोली है और ये वेल्थ वाली बात नहीं बोली है, बाकी ये 2 पॉइंट तो हर जगह कॉमन ही है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है जी। तो ये मिल्टन फ्रेडमैन की थ्योरी भी खत्म हो गई है, ठीक है जी। अब लास्ट वाली थ्योरी बची हुई है भाई, टॉबिन की थ्योरी है। किसकी? टॉबिन। टॉबिन भाई साहब क्या हालचाल, ये बोलते थे डिमांड फॉर मनी एज अ बिहेवियर टुवर्ड रिस्क। कहता है मनी की डिमांड जो तुम कर रहे हो, जो तुम अपने पास कैश होल्ड करके रख रहे हो, ये एक रिस्की मैटर की तरफ फंस रहे हो। तो ये फट्टू लोगों के बारे में बात भी बोलता था। ये कैसे बोलता था बताता हूं। ये टॉबिन ने अपना आर्टिकल लिखवा, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एज बिहेवियर टुवर्ड रिस्क। देखो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी केन्स की थी, लेकिन लिक्विडिटी प्रेफरेंस एज बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क ये 1958 में आर्टिकल लिखा गया था टॉबिन के द्वारा, ठीक है जी। इसके बारे में सुनना जरा। टॉबिन बोलते थे एन इंडिविजुअल वुड होल्ड ऑप्टिमली स्ट्रक्चर वेल्थ पोर्टफोलियो विच इज कंप्राइज्ड ऑफ बोथ। कहता है एक बंदा एक बेस्ट वेल्थ का स्ट्रक्चर अपने पास रखता है, वेल्थ का मतलब उसकी प्रॉपर्टी कैश जो भी है, अपनी टोटल वेल्थ का एक बढ़िया स्ट्रक्चर, बढ़िया कॉम्पोजिशन अपने पास रखता है। वेल्थ का पोर्टफोलियो का मतलब यही है, ठीक है, अपने पास रखता है, जिसके अंदर 2 चीजें होती हैं, एक तो उसके पास बॉन्ड भी होते हैं और पैसा भी होता है। ये तो कौन बोलता था? अरे ये बात तो कॉपी कर ली इनने, कहां से कॉपी करी है? अरे ये बात तो यहां से कॉपी कर ली, कहां गया? इधर से कॉपी कर ली, इन्वेंट्री अप्रोच से। बस इसको इंटरेस्ट बियरिंग अल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट की जगह उन्होंने सीधा बॉन्ड बोल दिया, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। हाँ यार, जितना नया बंदा है वो सीधा बोलता है, ठीक है जी, कॉपी कर ली, ठीक है। कहता है बॉन्ड रखोगे तो रिस्क आपको बोर्न करना पड़ेगा, बॉन्ड रखने में रिस्क होता है, और पैसा अपने पास कैश रखोगे तो रिस्क नहीं है, लेकिन तुम्हें इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। तो 2 बातें बोलता है, थोड़ा क्लियर कर देता है। ये जमाना बदलता जा रहा है, अपडेट होते जा रहे हैं, तो थोड़ी सिंपल भाषा में बात करते हैं, ठीक है। तो वही वाली बात ये बोल रहा है, ठीक है। बॉन्ड रखोगे रिस्क आएगा, और पैसा रखोगे कैश तो कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन रिस्क भी नहीं होगा। तो देख लो तुम्हें क्या रखना है, ठीक है। फिर बोलता है जो एक रिस्क अवर्स बंदा होता है, रिस्क अवर्स का मतलब होता है रिस्क हेटर, अवर्स का मतलब हेटर, यानी जो फट्टू बंदा होता है, जिसको रिस्क से डर लगता है, उसका रैशनल बिहेवियर मतलब चालाकी वाला बिहेवियर ये होता है। पूरी लाइन पढ़ते हैं। द रैशनल बिहेवियर ऑफ अ फट्टू इकोनॉमिक एजेंट, इकोनॉमिक एजेंट मतलब इकोनॉमिक एजेंट बायर सेलर किसी को भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई बंदा है। तो द रैशनल यानी चालाकी वाला बिहेवियर ऑफ अ फट्टू इकोनॉमिक एजेंट इंड्यूस हिम टू होल्ड ऑप्टिमली स्ट्रक्चर वेल्थ पोर्टफोलियो विच इज कंप्राइज्ड ऑफ बोथ बॉन्ड्स एंड मनी। तो वो उसको ये इजाजत देता है भाई सारा पैसा बॉन्ड में लगाना, क्योंकि बॉन्ड में भी रिस्क है, और सारा पैसा कैश भी नहीं रखना, क्योंकि यहां पर कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। तो आज का एक मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा है, कह रहा है वो दोनों ही रखता है, तो बात तो ठीक है, दोनों ही रखता है। तो द ओवरऑल एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो वुड बी हायर। कहता है ओवरऑल जो तुम्हारा पोर्टफोलियो है, मान लो तुमने 50 बॉन्ड में लगाया, 50 कैश रखा, तो ओवरऑल जो रिटर्न मिलेगा आपको, चाहे यहां से थोड़ा नुकसान हो चाहे यहां से थोड़ा फायदा हो, जो ओवरऑल बेनिफिट होगा आपका इस पोर्टफोलियो से, तो वुड बी हायर इफ पोर्टफोलियो वर ऑल बॉन्ड। कहता है ये रिटर्न सबसे ज्यादा तब होगा जब तुम 50-50 नहीं लगाओगे, मतलब सारा पैसा बॉन्ड में लगा दोगे, लेकिन वो डरेगा। बट एन इन्वेस्टर हु इज रिस्क अवर्स विल बी विलिंग टू एक्सरसाइज अ ट्रेड ऑफ। जो बंदा रिस्क अवर्स होगा, यानी जिसकी रिस्क से थोड़ी डर लगता है जिसको, तो वो एक्सरसाइज करेगा, मतलब यूज करेगा एक ट्रेड ऑफ को। ट्रेड ऑफ का मतलब समझो जरा, ट्रेड ऑफ का मतलब होता है बाजीगर। क्या मतलब होता है? बाजीगर मतलब होता है इसका मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यानी एक चीज को ज्यादा करोगे तो दूसरी कम हो जाएगी। तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, 50 के बॉन्ड खरीद लिए, 50 रुपया कैश रख लिया, तो अगर आप बॉन्ड ज्यादा खरीदोगे तो कैश कम हो जाएगा। तो वो ट्रेड ऑफ करता है, जहां उसको बेनिफिट लगता है वो इधर उधर पल्लड़ा भारी ऊपर नीचे करता रहता है। ये इसका बिहेवियर होता है, ठीक है। एंड सेक्रीफाइस टू सम एक्सटेंट द हायर रिटर्न। कहता है जहां पर उसको हायर रिटर्न मिल रहा है वहां तो चला जाएगा, और रिस्क भी देखेगा कि कम से कम रिस्क होना चाहिए, ठीक है। तो किसी एक चीज को सेक्रीफाइस कर देगा, लाइक
बॉन्ड को सेक्रीफाइस करता है इसके लिए, या इसको सेक्रीफाइस कर सकता है इसके लिए, देखेगा जहां उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा वहां वो स्विच करता रहेगा। फिर से ब्रोकरेज भूल गया, ये ब्रोकरेज भूल गया है यार, कैसे? जस्ट एज केनेजियन थ्योरी, कहता है जैसे कि केनेजियन थ्योरी में बताया हुआ था, तो टोबिन्स थ्योरी भी यही इंप्लाई करती है कि डिमांड फॉर मनी एज अ स्टोर ऑफ वेल्थ डिपेंड्स नेगेटिवली विद इंटरेस्ट रेट। कहता है डिमांड फॉर मनी की बात सुनो, ये इंटरेस्ट रेट से नेगेटिव रिलेशन रखती है। अरे ये क्या सारे बोलते हैं, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग इंटरेस्ट वाली जगह पर ही पैसा लगाएंगे ना, अपने पास नहीं रखेंगे। कमाल कर दिया। क्यों दी है इतनी सारी थ्योरी बाबा? देखो, अगर मैं आईसीआई का बंदा होता ना, मैं तुम्हारे लिए जो सिलेबस बनाता, मान लो ये चैप्टर बनाता भी, तो मैं आपको पता क्या बताता, इकोनॉमिक्स में मनी डिमांड किस किस रीजन की वजह से अफेक्ट होती है। भाई प्राइस लेवल की वजह से अफेक्ट होती है, इंटरेस्ट की वजह से अफेक्ट होती है, इनकम की वजह से अफेक्ट होती है ना? और एक दो रीजन और बता देता, ऐसे बता के मैं कहानी खत्म कर देता। मैं तुम्हें तड़पाता नहीं कि इरविंग फिशर ने यह बोला, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कुछ इकोनॉमिस्ट आए जिसमें मार्शल भी था, केन्स भी था, फिर केन्स ने अलग से थ्योरी बनाई, ठीक है। फिर तुम्हारे पास बोमुल और बोमुल जी आ गए, फिर तुम्हारे पास फ्रेडमैन जी आ गए, फिर तुम्हारे पास टोबिन जी आ गए। ये सब अलग अलग बात कह गए और बच्चों को कर दिया कंफ्यूज। मैं ऐसे नहीं करता, समझे हो? हाँ देखो, अभिनंदन ने बहुत अच्छी बात बोली है, कहते बुक के अंदर है ना, ये थ्योरी दे देते हैं कि उस बंदे ने क्या बोला। ये आज के जमाने में उसकी एप्लीकेशन नहीं बताते, ये फैक्ट नहीं बताते, समझे? नहीं बताते क्या बोलूं। चलो, ये पता है सब क्या करते हैं, काम चोर है साले। सच बताऊं तो, अरे इनको थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए ढंग से। एक बढ़िया, मतलब इकोनॉमिक्स की बुक लिखने के लिए एक इकोनॉमिस्ट के होने की जरूरत है। एक बढ़िया इकोनॉमिस्ट हो, प्रॉपर इवेल्युएशन करे कि ये चीजें हैं, तो उसको वो बता दे कि जो बच्चों को सीखनी है, बच्चे ध्यान में रखेंगे उस चीज को। क्या करा मिल्टन ने, क्या करा कीन्स ने, क्या करेगा वो जान के, क्या करेगा क्या जान के? भाई इनकी स्टोरियां जान के क्या करूं मैं? अच्छा, आखिर ये लॉ है क्या जो बहुत लंबे टाइम तक सेम रहेगा? रट्टे मार लूं मैं आर्टिकल्स के, वो भी नहीं है, ये एक तो इसने देखा लोगों का बिहेवियर, ऐसे 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 मार्केट को जज किया, और 1950s की बात है, क्या लागू होती होंगी आज सारी? ये भी तो एक क्वेश्चन है। और जहां पर इन्होंने ये बिहेवियर दिया, क्या वो इंडियन जैसे लोग थे? हैं भाई, अमेरिका के लोगों की अलग सोच है, ब्रिटेन के लोगों की अलग सोच है। जो जहां का बंदा था उसने वहां के लोगों के हिसाब से अपनी कहानी गाथा रच दी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं आपसे। कैश कंसिडर्ड डिमांड फॉर मनी इज एज एप्लीकेशन ऑफ मोर जनरल थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर कैपिटल एसेट। कहता है इन सब में से कौन बंदा मनी की डिमांड को एक कैपिटल एसेट की जनरल थ्योरी से रिलेट करता है, मतलब कहता है उसमें इसका यूज है। चार बंदों के नाम लिखे हुए भाई साहब, और तुम्हें पता नहीं होगा इसका आंसर, मैं बता देता हूं। इसका आंसर मिल्टन फ्रेडमैन है। ये सिर्फ इसलिए बताया मैंने आपको ताकि ये एमसीक्यू आ जाए तो आप इसका आंसर ये लिख दो। एक्चुअली देखो, थोड़ी बहुत आपको बातें बताता हूं, थोड़ी सी मैं बातें बताता हूं। देखो यार, सीए इंटर में पहले ये होता था ग्रुप 2 के अंदर सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट को बोलते थे ईएफएफ, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, इसको ऐसा बोलते थे। इसका सारा सिलेबस अब सीए फाउंडेशन की मैक्रो में आ गया, मतलब मैक्रो बनकर आ गया। अब जैसा ये सिलेबस था डिट्टो नहीं आया, चेंजेस हुए हैं, कुछ कम हुआ है, कुछ ज्यादा हुआ है, मानते हो? लेकिन जो यहां पर एमसीक्यू दिए हुए थे वो डिट्टो पेल दिए। अरे भाई, जब कंटेंट बदला है तो एमसीक्यू भी तो बदलो, एमसीक्यू भी तो बदलो, क्योंकि कुछ एमसीक्यू की लैंग्वेज स्टूडेंट के सर पे से निकलेगी, और मैं अगर उसको समझाने लग जाऊंगा तो मतलब मैं वो भी समझा रहा हूं जो सिलेबस में नहीं है। सूर्यपाल, मैंने सरप्राइज बोला था क्या? समझे? ये तो गड़बड़ वाली बात है। अब दोस्तों, इसके बाद चैप्टर 8 में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2।
यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे और आज नहीं करा रहा ये यूनिट 2 स्टार्ट। आपको बस एक छोटी सी बात बता के क्लास खत्म कर रहा हूं जो बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, देखो जब तुम किसी बैंक के पास अकाउंट खुलवाने जाते हो, जब तुम किसी बैंक के पास अकाउंट खुलवाने जाते हो तो वो कमर्शियल बैंक आपको बोलता है आप सेविंग अकाउंट खुलवा लो, इसको सेविंग बैंक अकाउंट बोलता है। आप करंट अकाउंट भी खुलवा सकते हो, आप उसके पास रिकरिंग, एक ये भी होता है भैया, रिकरिंग टाइम डिपॉजिट वाला अकाउंट भी खुलवा सकते हो। आप बैंक में जाओगे तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट भी खुलवा सकते हो। आपको पता है बैंक इन सभी अकाउंट्स के जरिया आपसे पैसे लेता है, अलग अलग अकाउंट के हिसाब से पैसे लेता है। मान लो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अकाउंट खुलवाया और बैंक के अंदर पैसा जमा कराया, कितना, मान लेते हैं 100 करोड़। तो बैंक इस पैसे का क्या करेगा, बैंक इस पैसे का थोड़ा सा हिस्सा आरबीआई को देता है जिसे बोलते हैं सीआरआर। किसको दिया है ये, आरबीआई को। सीआरआर की फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशो। थोड़ा सा हिस्सा अपने पास रखता है, इसे बोलते हैं एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। और जो बाकी पैसा बचता है बैंक लोन पे दे देता है, इससे वो माल कमाता है। मान लो 100 करोड़ रुपया पब्लिक का पैसा था बैंक के पास, 5 उसने आरबीआई को दिया, 15 अपने पास रखा, तो 80 रुपया लोन पे दे दिया। तो यानी आपके पैसे से बैंक पैसा कमाएगा, आपके पैसे से पैसा कमाएगा तो बैंक आपको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करेगा। तो जो फिक्स्ड डिपॉजिट होता है इस पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाता है, दूसरे पे इस पे इंटरेस्ट मिलता है, तीसरे पे इस पे, करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि करंट अकाउंट बिजनेस पर्सन के लिए खुलता है, वो उसके पैसों की रखवाली करता है, बैंक ऐसा बोलता है। तो मुद्दे की बात यह है कि जो ये 2 अकाउंट में आपका पैसा रखा है ना बैंक में, बैंक इस पैसे को बोलता है डिमांड डिपॉजिट। क्या बोलता है, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्यों बोलता है वो बताऊंगा। इन दोनों अकाउंट में जो पैसा रखा है उसको बोलता है बैंक टाइम डिपॉजिट। ये वर्ड यूज करूंगा अगली क्लास में, तो पहले बेसिक कवर अप कर रहा हूं आपके साथ। हाँ जी भैया, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट इन दोनों अकाउंट का पैसा होता है और इसको पता क्या बोला, कासा, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का पैसा और सेविंग अकाउंट का पैसा, कासा। ठीक है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का पैसा, कासा। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं, बस ये कहना चाहता हूं अगर आपने इन दोनों में से कोई अकाउंट खुलवाया है ना बैंक में, तो इसका मतलब ये है कि आप जब चाहो तब अपना पैसा निकाल सकते हो, जब चाहो तब अपना पैसा निकाल सकते हो। इसका मतलब ये कि बैंक आपके पैसे को जल्दी से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, तो जल्दी से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो बैंक आपको इंटरेस्ट रेट कम देगा। ये तो पैसा लंबे टाइम के लिए बैंक के पास जमा रहता है, तो ये जब चाहो तब नहीं निकाल सकते। आप बैंक से कमिटमेंट लेके बोलते हो 1 साल के लिए जमा है, 2 साल के लिए जमा है, तो ये टाइम डिपॉजिट कहलाता है, बहुत लंबे टाइम पर है। तो इन दोनों पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है फिक्स डिपॉजिट पे। ठीक है, तो यहां पर ये बताना था मुझे, ये टाइम डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। चलो मान लिया आपसे एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं कि एक बैंक के पास 200 करोड़ रुपया डिपॉजिट है, इसमें से इसने क्या किया, इसमें से 10 इसने एज अ सीआरआर रख लिया, ठीक है, 40 एज अ एसएलआर रख लिया और जो 150 बच गया ये लोन पे दे दिया। तो राज्य जो सीआरआर और एसएलआर का टोटल होता है, यानी 10 + 40 50 आ गया ना, इसको 12th क्लास में बोलते थे लीगल रिजर्व रेशो। सीए फाउंडेशन में नहीं बोलते, सीए फाउंडेशन में इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो यानी आरआर। असली आरआर ये है जिससे तुम्हें नंबर मिलेंगे, समझे। तो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो सीआरआर एसएलआर का टोटल है। अगर तुम्हें कोई लौंडा ये बोल दे, ज्यादा खींचे तुम्हारा मीटर, कहता है मान लो एक बैंक के पास टोटल डिपॉजिट 500 पड़ा है, साफ लिख देता हूं, कहता है और उसका आरआरआर 150 है, तो बताओ कितना लोन पे देगा वो। आरआरआर का मतलब सीआरआर एसएलआर दोनों आ गया, तो 500 में से 150 माइनस करो, 350 लोन पे दे देगा बाबा वो, 350 से पैसा कमाएगा, ये क्रेडिट पे देगा वो। मामला सेट है, कोई डर
कोई डर नहीं भाई, कोई डर नहीं है मेरे बच्चों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, या फिर एक बार इसने इसको सिर्फ रिजर्व रेशो भी बोला है। आप लिखो थोड़ा सा। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। तो दोस्तों बहुत बहुत प्यार आप लोगों को, जो आप इतनी खतरनाक थ्योरी को सहन कर रहे हो, ठीक है। तो अब मैं लीडर बोर्ड दिखाना चाहूंगा आपको, एक बार आपके डाउट्स सॉल्व कर लूं, अगली क्लास में फिर इसकी नई वाली यूनिट करेंगे। अब इतना इतना ही पढ़ाऊंगा, आपको बोर नहीं होने दूंगा। सर इन चैप्टर्स के मॉड्यूल से क्वेश्चन आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल, पीवाईक्यू नहीं है भाई इसके अवेलेबल, मॉड्यूल से आने की चांस है गोविंद। इस चैप्टर को बुक से रीड करना है, हाँ भाई बुक से तो रीड करना ही है, ठीक है। पहले ही को पढ़ने में मजा भी आ रहा था और समझ भी, लेकिन जैसे जैसे ये नए वाले चैप्टर आ रहे हैं, समझने की शक्ति कम होती जा रही है, ऊपर से कॉलेज के एग्जाम। आई अंडरस्टैंड। आईसीआई को मेल करता हूं कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस लव सर को बनाने दो। ठीक है किशन भाई। सर ये सब चैप्टर समझ तो आ रहा है, बट फिर भी समझ नहीं आता कि इसको रिवाइज कैसे करें। पूरा बुक पढ़ लिया, हाँ हाँ पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम फॉर्म में एग्जाम फीस भरी जाती है पुष्पराज। इको में जो न्यू सिलेबस इंक्लूडेड हुआ है उसके मॉड्यूल से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नए सिलेबस से आएंगे। सर मैं सितंबर वाला अटेम्प्ट दे सकता हूँ क्या? जून वाला एग्जाम फॉर्म नहीं भरा? हाँ दे सकते हो वरुण भाई। सर आप स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं या लॉन्ग टाइम के लिए? दोनों भाई, दोनों दोनों दोनों। सर मुझे अभी मलेरिया हो गया और मेरा फ्लो टूट गया है, बहुत कमजोरी आ गई है, टेंशन होती है, क्या करें? कोई दिक्कत नहीं मोहित भाई, अब ठीक हो तो अब पढ़ने लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस तो तुम्हारा फिर भी 2 महीने पहले खत्म हो रहा है, तो तुम्हारे पास इसीलिए सिलेबस 2 महीने पहले खत्म करते हैं। पेसिमिज्म का मतलब साजन होता है निराशा, निराशावादी होना। एक होता है ऑप्टिमिज्म, आशावादी, यू आर हैप्पी, पॉजिटिव हो। पेसिमिज्म मतलब नेगेटिव हो, पेसिमिस्ट बंदे नेगेटिव होते हैं। सर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम माना जा रहा है, सही है क्या? अरविंद भाई मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, मैं कमेंट करूंगा तो अखबार में मेरी खबर आ जाएगी, ठीक है। LRR एंड RRR सेम है क्या सर? हाँ ये सेम है भाई आदित्य, 12th क्लास में इसको LRR बोलते थे, अब इसको RRR बोलेंगे। अरे ऐसी बातों से मैं बचूंगा, ठीक है। और बाकी आपकी सेवा में तत्पर हमेशा हाजिर। और ये आपका रहा लीडर बोर्ड। चेतन, विराट, सक्षम, शीतल, सौरभ, आलोक, आकाश, कल्पना, कौसर, उर्वशी आर द टॉपर्स इन टुडेज क्लास। अगली क्लास में नई यूनिट स्टार्ट होगी। आप लोगों का पूरा पूरा प्यार पाने की इच्छा जाहिर करता हूं मैं, उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल मिलेगा भी। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।